हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मंजी प्रणाली का उदय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मंजी प्रणाली का उदय एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब मंजी प्रणाली के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या आपका इसमें विचारधारा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो मंजी प्रणाली एक नवीन प्रणाली थी जो तीसरे गुरु अमरदास जी द्वारा गोदवाला में प्रशासन की एक तार्किक और बढ़िया नियोजित विधि के अधीन समस्त पंजाब और भारत में सिख धर्म के प्रसार के लिए स्थापित की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो मंजी प्रणाली का उदय इन्हीं कारणों से हुई कि सिख धर्म के जो है प्रचार किया जा सके। इवन देखें कि 16वीं शताब्दी के मध्य में सिख धर्म चारों ओर फैल गया। ये काफ़ी महत्व था कि सिख धर्म जो थे चारों क्षेत्रों में फैल गए, क्योंकि सिख धर्म को जो है आगे बढ़ाना था। इसी तरह सिख प्रचार के विभिन्न केंद्र पर लंगर की प्रथा भी जारी रही। सिख श्रद्धालुओं की गिनती भी तेजी से बढ़ने लग गई और गुरु जी के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया कि अपने शिष्यों में प्रचार के लिए वे दूरस्थ स्थानों तक जा सके, क्योंकि देखा जाए तो सिख धर्म के बारे में गुणगान जो भी सुनता था वो इसी धर्म के बन के रह जाता था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती गुरु जी के समक्ष था कि शिष्यों के प्रचार के लिए उनको कैसे दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाए और क्या तरीका यूज़ किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह थी। पहले गुरु अपने शिष्य के प्रचार के लिए मुक्त रूप से घूमते रहते थे। ये पुरानी परंपरा थी कि अपने शिष्यों के प्रचार के लिए गुरु जो है मुक्त रूप से घुमा करते थे। इवन कि देखा जाए तो श्री गुरु नानक देव जी भी इसी प्रकार प्रचार करते थे। वृद्ध होने के कारण गुरु अमरदास जी के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना मुश्किल कार्य था, दुष्कर्म कार्य था, क्योंकि एक तो वृद्ध थे और उनके लिए जाना संभव नहीं था। परंतु वो चाहते थे कि प्रत्येक सिख के साथ उनका संपर्क रहे। ये भी महत्वपूर्ण बात थी। सिख गोदवाला में उनकी मुख्य गद्दी पर लगातार आते रहते थे, इसलिए उनका वहाँ रहना काफ़ी ज़रूरी था। और वो चाहते थे कि सिखों का दैनिक जीवन भी साधारण रूप से चलता रहे और उन्हें विशेष नियम आचरण में भी प्रशिक्षित किया जाता रहे। इसलिए दूरस्थ स्थानों पर संगत में प्रचार करने के लिए गुरुजी ने धर्मनिष्ठ और अस्वार्थी परोपकार की नियुक्ति कर दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धर्मनिष्ठ और अस्वार्थी परोपकारों की नियुक्ति किया गया। धर्म प्रचार के साथ साथ परोपकार के भेंटों एकत्र करने का कार्य भी उनको सौंपा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे हम देखते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंजी की अवधारणा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मंजी का अर्थ एक लकड़ी की चारपाई से है। मंजी तो आप लोग जानते ही हो, किसको हम अगर देखें संस्कृत भाषा में खटिया के नाम दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो पंजाबी में इसे मंजी कहते हैं। और मंजी जो है एक लकड़ी की चार पाई से होता है। इनके चार पाई होती है जिसमें बैठकर प्रचारक श्लोक गाया करते हैं और संगत एक सुर में पीछे पीछे समूह के रूप में गाया करती थी। तो ये मंजी प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो संगत एक सुर में पीछे पीछे समूह के रूप में गाई करती है। परंतु सिख धर्म में मंजी का अर्थ सौंपा हुआ अधिकार है। ये तो आप समझ गए होंगे, मंजी तो समझ में आ गया होगा। लेकिन देखा जाए तो सिख धर्म में मंजी का अर्थ होता है सौंपा हुआ अधिकार। जो गुरु ने जिस शिष्य को जो अधिकार सौंपे हैं वो होता है मंजी, यानी सौंपा हुआ अधिकार। गुरुजी ने सिखों के रहने वाले समस्त इलाकों को 22 मंजियों या जिलों में बांटा और गुरु अमरदास जी ने उसे अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों, पुरुषों और स्त्रियों को मंजियाँ सौंपी। यानी गुरु अमरदास जी ने उन्हें ये कार्य सौंपा जो उच्चे चरित्र वाले थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको सौंपा। और ऐसे व्यक्ति अपने घर, गांव या किसी भी अन्य स्थान पर मंजी स्थापित कर सकता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंजी प्रणाली का कार्य निष्पादन। काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि मंजी प्रणाली का कार्य निष्पादन किस प्रकार होता था। कहते हैं मंजी का मुख्य कार्य सिख गुरुओं के निर्देशों के अनुसार सिखों के धार्मिक शिक्षा देना था। यानी देखा जाए तो मंजी का मुख्य कार्य यही निर्देश की गई थी कि सिखों को धार्मिक शिक्षा देना और सिख दर्शन का प्रचार करना और परोपकार द्वारा पेश की गई भेंटों को गुरु जी के मुख्य खजानों में जमा करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भेंटों को गुरु जी के खजानों में जमा करना उद्देश्य था। प्रत्येक मंजी संगत के 10 वंड लेने के लिए जिम्मेदार था, जो वे गुरु के लिए श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देते थे। कहते हैं गुरु को उन्होंने जो है सिर्फ श्रद्धा के रूप में देते थे। गुरु किसी से ज़बरदस्ती कोई भी उपकार नहीं लेते थे, कोई भी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते थे। गुरु जी यही कहते थे जो आपकी श्रद्धा हो आप दान कर सकते हैं, और ये गुरु जी की श्रद्धा का प्रतीक बन गया। सिखों के चढ़ावे को लंगर के लिए प्रयोग किया जाता था। गुरु अपने खजाने में कभी भी कुछ नहीं रखते थे। सिखों के चढ़ावे जो होते थे लंगर के लिए उपयोग किया जाता था, और स्थानीय कार्यों में खर्च पूरे करने के बाद जो कुछ बचता था वह गुदवाला में गुरु जी के लॉकर के लिए भेज दिया जाता था। यानी जो बच जाते थे, जो उपहार बच जाते थे, जो पैसे बच जाते थे, उसको अगले लंगर के लिए गुरु जी के पास संरक्षित रख दिया जाता था। मंजी धारकों का अन्य कार्य नए लोगों के सिख धर्म में लेकर आना भी था। यानी यहाँ पर मंजी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इसमें जितना हो सके सिख जो है आए और इस धर्म का जो है अनुसरण करें। मिशनरी लोगों के चरण अमृत चख कर सिख धर्म में शामिल करते थे। जो मिशनरी थे लोगों को अमृत चखा के इसको सिख धर्म में जो है परिवर्तन करते थे। मंजी धारकों से यह आशा की जाती थी कि वो गुरु जी के मुख्य गद्दी पर समय समय पर आते रहें। यानी वहाँ पर मंजी वालों को यही निर्देश दी गई थी कि गुरु जी के पास आके विचार विमर्श किया जाए। वे कम से कम साल में एक बार बैसाखी महीनों में अपनी संगतों के साथ गुरु जी के पास आया करते थे, और ये बैसाखी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। गुरु रामदास जी के अधीन भी मंजी प्रणाली को पैसा एकत्र करने के लिए निरंतर प्रयोग किया जाता रहा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिख शिष्यों की गिनती में निरंतर बढ़ोतरी और लंगर के प्रसार और निर्माण कार्य के चलते गुरु जी को यह करना ही पड़ा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु रामदास जी के अधीन भी मंजी प्रणाली को पैसा एकत्र करने के लिए निरंतर प्रयोग करना ही पड़ा, और ये काफ़ी जरूरी था। बाद में यह प्रणाली मनसद प्रणाली में बदल गया। यानी देखा जाए तो बाद में यह प्रणाली मनसद प्रणाली में बदल गई। गुरु अमरदास ने पीरी प्रणाली के नाम से एक और प्रणाली स्थापित किया। गुरु अमरदास ने पीढ़ी प्रणाली के नाम से एक और प्रणाली की स्थापना किया, और पीढ़ियों की इंचार्ज औरतें भी थी जिनका उद्देश्य औरतों में गुरु शब्द की ज्योति जलाना और नाम को जो है सुगंध फैलाना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि पीढ़ियों की इंचार्ज औरत थी जिनका उद्देश्य औरतों में गुरु शब्द की ज्योति जलाना और नाम की सुगंध को फैलाना था। इवन देखें तो पीढ़ियों की अधिकारी कुछ अति आदरणीय महिलाओं के नाम थे, जैसे बीबी मानी, बीबी दानी, बीबी पाल। गुरु अमरदास जी ने अपने 146 धर्म प्रचारकों के अधिकता और शक्ति दी कि वह देश के विभिन्न भागों में जाएं और नाम की महिमा और फैलाएं। और इन 146 व्यक्तियों में से देखा जाए तो 94 पुरुष और 52 औरतें थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखा जाए तो मंजी प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है मनसद प्रणाली के विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनसद प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। कहते हैं गुरु रामदास द्वारा मनसद प्रणाली की आरंभ की गई, और इसे मनसद प्रणाली के स्थापक गुरु रामदास को ही माना जाता है। इन्हें कई निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, और उन्हें लंगर चलाने तथा सिख धर्म के विकास के लिए भी धन की जरूरत थी। उन्होंने अपने सिखों को विभिन्न स्थानों में भेजा ताकि वो धन एकत्र कर सके, और इस प्रकार मनसद प्रणाली का जन्म हुआ।
जिसे गुरु अर्जन देव ने आगे चलकर जो है शक्तिशाली बना दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए मनसद प्रणाली की शुरुआत काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि मनसद प्रणाली की शुरुआत कैसे हुआ। कहते हैं गुरु रामदास ने अमृतसर तथा संतोषखर नामक 2 तालाबों का जो है निर्माण कार्य शुरू किया। गुरु जी को इस कार्य को पूरा करने के लिए धन चाहिए था और उन्हें लंगर तथा सिख धर्म के प्रसार के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को देश के अलग अलग राज्यों में धन एकत्र करने के लिए भेजा। गुरु द्वारा भेजे गए ऐसे व्यक्तियों को मनसद कहते हैं, यानी जो गुरु ने भेजा और जो व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए थे उसको मनसद कहते थे। तो मनसद आपको समझ में आ गया होगा कि मनसद किसे कहते हैं। कहते हैं गुरु जी ने धन एकत्र करने के लिए जो व्यक्तियों की नियुक्ति किया उन व्यक्तियों को मनसद कहते थे। आरंभ में इस प्रणाली का विकास बहुत धीमा तथा बाद में यह मनसद प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे देखें तो मनसद प्रणाली के संगठन। कहते हैं गुरु अर्जन देव के काल में निर्माण कार्य लंगर तथा सिख धर्म के प्रचार के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी और साथ ही मनसदों द्वारा एकत्र धन पूरी तरह से गुरु जी के पास नहीं पहुंच पाता था। यानी देखा जाए तो मनसदों द्वारा एकत्र धन पूरी तरह से गुरु जी के पास नहीं पहुंच पाता था। गुरु अर्जन देव ने इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए क्योंकि वह इसी प्रणाली के जो है सुचारू ढंग से संगठित करना चाहते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो इसके निम्नलिखित कारणों से इस प्रणाली में सुधार की अति आवश्यकता पड़ी। और वो कौन से कारण है जिसके कारण इस प्रणाली को सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, चलिए देखते हैं। तो हमारे समक्ष आ गया है कि निम्नलिखित कारणों से इस प्रणाली में सुधार करने की अति आवश्यकता पड़ी। देखा जाए तो सिखों को एक निश्चित धनराशि जमा करवानी आवश्यक न थी। कोई भी धन जो है जमा करवा सकते थे किसी भी अमाउंट में। वो अपनी श्रद्धा अनुसार गुरु के धन देते थे और इस प्रकार आय का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई अधिक धन देता था, कोई कम देता था और इसका हिसाब रखना काफ़ी महत्वपूर्ण था और अनुमान लगा के रखना भी बहुत ज़रूरी था। देखें तो कभी कभी गुरु अर्जन देव को अनियमित आय के कारण उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम में परेशानी उठानी पड़ती थी। यानी जो कार्य उन्होंने शुरू करते थे उस कार्य के लिए धन होती थी, लेकिन धन का अनियमितता के कारण वो कार्य में बहुत काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। उदाहरण स्वरूप एक बार गुरुजी को धन की कमी के कारण लंगर में भुने चने बांटने पड़े। कहते हैं ये एक उदाहरण है क्योंकि इसका कारण था अनियमित आय, क्योंकि आय का कोई कहते रूल नहीं थी, कोई हिसाब नहीं था, जिस कारण कभी भी धन खत्म हो जाती थी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि एक बार गुरुजी को धन की कमी के कारण लंगर तो उन्होंने बैठा दिया, लेकिन लंगर चखाने के लिए कुछ नहीं था। फिर गुरुजी ने भुने हुए चने को बांट कर लंगर की परंपरा को जो है कहते हैं पूरा किया। कहते हैं साथ ही धन एकत्र करने की व्यवस्था को संतोषजनक नहीं था। कहते हैं सुधार की इसलिए भी आवश्यकता था कि धन एकत्र करने की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं था। कई बार सिखों द्वारा दिया गया धन गुरुजी तक पहुंचता ही नहीं था। अब गुरुजी तक पहुंचेगा नहीं तो गुरुजी कैसे जो है आगे इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी कारण थी सुधार प्रणाली की, उसकी ज़रूरत थी। उसके पश्चात आता है गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई पुथिया बड़ा ही भ्रष्ट और गुरुजी कार्य में प्रमुख बाधक था। यानी देखा जाए तो इस सबसे बड़ा कारण था इस प्रणाली में सुधार करने के लिए कि गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई पुथिया बड़ा ही भ्रष्ट और गुरुजी के कार्य में प्रमुख बाधक था। कई बार वह गुरु के भेजे गए धन को मार्ग में ही हड़प जाता था और यही नहीं, वो बड़ी संख्या में सिखों को बहका कर अपने पक्ष में करने में सफल भी हुआ, बल्कि लोग गुरुजी के स्थान पर उसे ही धन दिया करते थे। और इन कारणों से पांचवें गुरु ने मनसद प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और इसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने धन को एकत्र करने, नियंत्रित करने और क्रियान्वित करने के लिए एक कुशल मनसद प्रणाली का निर्माण किया, जो कि महत्वपूर्ण था। आगे हम मनसद प्रणाली की विशेषता का मुख्य विशेषता देखेंगे कि मनसद प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी। चलिए देखते हैं मनसद प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है मनसद प्रणाली की मुख्य विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखा जाए तो दसम वर्ण, 10 वर्ण, यानी सबसे प्रथम है 10 वर्ण, जिसमें गुरु जी ने अपने सिख शिष्यों से दान के लिए एक निश्चित रकम निर्धारित की। उन्होंने अपने शिष्यों को उनकी कुल कमाई का 10वां हिस्सा या 10 वर्ण की गुरु कोष में जो है नियमित रूप से जमा करने के लिए कहा। इसका प्रयोग सिख धर्म के विकास में किया गया। कहते हैं 10 वर्ण जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि गुरु जी ने जो उनका शिष्य था उनको ये बात बताई कि अपनी कुल कमाई का 10वां हिस्सा 10 वर्ण जो है गुरु कोष में जमा कराएं। तो ये महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर मनसद प्रणाली की विशेषता थी। उसके पश्चात देखें तो मनसद के कर्तव्य, गुरु जी ने 10 वर्ण एकत्र करने के लिए प्रत्येक शहर में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और इन प्रतिनिधियों के मनसद कहा जाता था। प्रत्येक मनसद को बैसाखी के दिन अपने इलाकों की एकत्र राशि गुरु के कोष में जमा करवानी पड़ती थी। उन्हें अपने पास व्यक्तिगत प्रयोग के लिए एक भी पैसा रखने की आज्ञा नहीं थी। यानी उनको साफ शब्दों में बताया गया था कि अपने उपयोग के लिए भी वो एक भी पैसा नहीं रख सकते हैं। गुरु जी के इस रकम का पूरा लेखा जोखा भी रखा जाता था। मनसद को उनके द्वारा जमा की गई राशि की रसीद भी दी जाती थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। जब कोई भी सिख गुरु के सीधे धन नहीं दे सकता था, यानी कोई भी होता था, सिख गुरुओं को सीधे धन नहीं देने की प्रावधान यहाँ पर किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संगतियाँ। कहते हैं कई बार मनसदों को दूर दराज के इलाकों में धन एकत्र करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए अन्य कई सहायकों द्वारा उन्हें इस कार्य में सहायता भी दी गई थी। ये लोग संगतियाँ कहलाते थे, यानी जो मनसदों को दूर दराज क्षेत्रों में साथ देते थे उनको संगतिया का नाम दिया गया। समझ गए होंगे कि संगतिया किसे कहते हैं? जो मनसदों को दूर दराज क्षेत्रों में जो कठिनाई आती थी उन कठिनाइयों में उनके जो सहायता करते थे, जो व्यक्ति सहायता करते थे उनको संगतिया कहते थे। और मनसदे दूर दराज के इलाके में इसलिए जाते थे कि वो धन को एकत्र कर सके। उन्हें दूर दराज के इलाकों में धन एकत्र कर मनसदों को सौंपना होता था। यानी संगतिया जो होते थे वो धन एकत्र करके मनसदों को सौंप देते थे और इस धन को मनसद बैसाखी के दिन अमृतसर में गुरु मुख्यालय में उनके भव्य दरबार के समय जमा करवाते थे। तो आप समझ गए होंगे कि संगत जो होते थे अपने क्षेत्र के धन इकट्ठा करके मनसदों को देते थे और मनसद जो होते थे वो बैसाखी के दिन अमृतसर में गुरु के मुख्यालय में उनके भव्य दरबार में जो है धन जमा करवाया करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। उसके पश्चात देखिए धार्मिक प्रसार। मनसद तथा संगतियाँ केवल धन एकत्र नहीं करते थे बल्कि अपने अपने क्षेत्र में सिख धर्म का भी प्रचार किया करते थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो मनसद और संगतिया का एक और कार्य था कि अपने अपने क्षेत्र में सिख धर्म का प्रचार करना। वो जब बैसाखी के दिन अमृतसर जाते थे तो उनके साथ बहुत से सिख धर्म के अनुयायी भी साथ में जाते थे। यानी वो अपने धर्म बदल के सिख धर्म में प्रवेश करने के पश्चात जाते थे। और इस प्रकार मनसद प्रणाली ने गुरु की आय को जो है सुनिश्चित तथा नियमित किया ताकि वह सिख धर्म के विकास कार्य को आगे बढ़ा सके। और यह प्रणाली गुरु अर्जन देव जी के काल में बड़ी सफल हुई, किंतु आगे चलकर इसका विघटन भी आरंभ हुआ। कहते हैं जो शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, तो इसका विघटन भी हुआ। आगे हम देखेंगे मनसद प्रणाली के लाभ, महत्व और साथ में अंत भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मनसद प्रणाली के लाभ और महत्व क्या है। हमारे समक्ष जो आया है मनसद प्रणाली के लाभ तथा महत्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो मनसद प्रणाली सिखों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ और ये लाभ काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं इस प्रणाली से गुरु जी के नियमित तथा निश्चित आय होने लगी, जिससे वह अपनी आय व्यय की योजनाएं बना सके। और इस विषय में यह सही कहा गया है कि इसके साथ ही जब गुरु जी के आर्थिक स्रोत मजबूत हुए तब उनके लिए अपना आय व्यय नियोजित करना आसान हो गया तथा वह सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्य आरंभ भी कर सके। तो ये सब मनसद प्रणाली के अंतर्गत हुआ। कहते इस प्रणाली में सिख धर्म की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। अब लंगर का प्रबंधन, धर्म का प्रसार
और मंदिरों, तालाबों एवं नए शहरों का निर्माण आदि कार्य बहुत काफ़ी सरल रूप से हो जाती थी। कहते धन एकत्र करने के साथ साथ मंसल धार्मिक प्रचार का कार्य भी करते थे और इससे सिख धर्म बहुत ही लोकप्रिय हो गया उस समय। इवन देखें तो आरंभ में मंसल प्रणाली बड़े ही सुचारू ढंग से चली, लेकिन धीरे धीरे मंसल भ्रष्ट तथा बेईमान हो गया, जिससे उनकी छवि खराब होती चली गई। ये बात कहते हर समय देखने को मिला है कि कुछ रूल रेगुलेशन सही समय पर चलते हैं और बाद में ये बेईमान और भ्रष्ट होने के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर मंसल प्रणाली में भी हुआ। इस प्रणाली ने सिख को बहुत मजबूत किया तथा सभी सिखों को एक केंद्रीय शक्ति के अधीन कर दिया। मंसल प्रणाली लोगों तथा गुरुओं के बीच मध्यस्थ का कार्य भी करते थे। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंसल लोगों और गुरु के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करते थे और इस प्रकार गुरु जी का अपने लोगों पर पूरा नियंत्रण रहता था। तो मंसल प्रणाली यहाँ पर सिख धर्म के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं हम कि मंसल प्रणाली का जो है कैसे विघटन हुआ। आगे हम देखें तो मंसल प्रणाली का अंत। आरंभ में मंसल प्रणाली बहुत ही ईमानदार वफादार थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे भ्रष्ट और बेईमान हो गए। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया और दसवंध के रूप में एकत्र धन का जो है दुरुपयोग करने लग गए। उन्होंने नैतिक मूल्य का त्याग कर दिया और कई मंसल गुरु जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए ताकि वो एकत्र धन को अपने पास रख सके। उन्होंने 9वें गुरु के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर दी और उनके विरुद्ध कई षड्यंत्र भी रचे। अंत में गुरु गोविंद सिंह ने मंसल प्रणाली का व्याप, बुराई तथा भ्रष्टाचार को देखते हुए इसको सदैव के लिए जो है समाप्त कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है जो काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम व्यू से और काफ़ी महत्व रखेगा आप लोगों के लिए। कहते हैं बहुत सी बातें ज़रूरी है और ज़रूरी बातें हर बच्चे तक पहुँचना भी ज़रूरी है, इसलिए आपको कार्य आपको भी सौंपा गया है कि आप ईमानदारी से जितना हो सके, कहते हैं थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का मदद कर सकते हो, वो भी ईमानदारी से। कहते हैं दोस्तों अगर आप कुछ देखते हो, कुछ समझते हो, अगर उस व्यक्ति का ये कर्तव्य रहता है तो आपका भी कर्तव्य बन जाता है। कहते हैं आज की दुनिया में देखो तो हर जगह भ्रष्टाचार, चारों तरफ बुराई ही बुराई फैला हुआ है और इस बुराइयों को अगर अंत करना है तो कहते हैं हमें बहुत ही बातों को जानना है। इतिहास में हर बुराई को ख़त्म करने के सारे मार्ग दर्शाए गए हैं और ये मार्ग जब तक उन बच्चों तक नहीं पहुंचेगा हमारे देश में कभी भी हम ईमानदारी के जीवन और कहते हैं ईमानदारी से नहीं जी सकोगे। आप सोचते हो कि मैं ईमानदार हूँ तो मैं ही ईमानदार हूँ। दोस्तों ये दुनिया का बहुत ही अलग सिचुएशन है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से चल रहा है तो उसको ईमानदारी से चलने नहीं दिया जाता है और कोई बेईमान है तो वो बेईमान ही रहता है। कोई सुधरना चाहे तो सुधरने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है, उनको वास्तविकता नहीं पता है और वास्तविकता तब हम जानते हैं जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर सदैव इतिहास के पन्नों को ही पलटता है। आपके समक्ष हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखे हुए शब्द ही नज़र आते हैं और इससे ये बात सुनिश्चित होता है कि तिरपान स्टडी सेंटर झूठी बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता है, सदैव सच और अच्छाई के साथ आगे बढ़ता है और इसमें आप भी तिरपान स्टडी सेंटर की मदद कर सकते हो और ये मदद बहुत ही आसान तरीका है और आपको पता ही है कि सिंपल सी बात है कि इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखना है और ये तो आम सभी बच्चे करते हैं। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का और भी मदद चाहते हो, फ़ायदा चाहते हो तो तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए और ये आगे तब बढ़ेगा जब आप लोग चाहोगे और आप चाहोगे तभी तिरपान सेंटर आपके लिए और भी वीडियो लाएगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर की भावना आपके मन में रहना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तो आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है और आपने देख सकते हो कुछ ही सालों में तिरपान स्टडी सेंटर ने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है। जब कुछ सालों में 1-1.5 सालों में इतना कुछ हो गया
तो समझिए 5 सालों में क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए सोचिए नहीं, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।